हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। तो बच्चों, क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स। व्याकरण में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है उपसर्ग, और यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उपसर्ग के बारे में। हालांकि आप उपसर्ग के बारे में पहले से भी जानते होंगे कि उपसर्ग क्या होता है, और यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसमें थ्योरी टाइप का आपको मैं बताने वाला हूं कि वास्तव में उपसर्ग है क्या और किस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें करेंगे, और फिर वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया हूं। प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा, और वो प्रैक्टिस के तौर पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए उपसर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग का मीनिंग सबसे अच्छा यही समझना होता है कि इसका मीनिंग होता है कि जो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रीफिक्स। जरा गौर कीजिएगा, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है ना? चलिए, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? उपसर्ग। और इसको अगर आप समझो तो प्रीफिक्स, जो प्री मतलब पहले, एक ऐसा शब्द का छोटा सा टुकड़ा, शब्द का एक ऐसा सा भाग होता है, शब्दांश जिसे हम कहते हैं, और वो पूरी तरह से शब्द के आगे आकर के लग जाता है, यानी कि पहले लग जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि जो पूर्व लग्न हो, पूर्व लग्न जो पहले लगता हो, शब्दांश। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है, शब्द का एक अंश होता है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लग जाता है और पूरी तरह से उसके अर्थ को क्या कर देता है? वो बदल देता है। पूरी तरह से उसको अर्थ को ये बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। आइए देखिएगा, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जोड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि उपसर्ग का एक अपना अर्थ भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है या नहीं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जी हाँ सर, उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, जैसे मैं आपके पास अ, अप, अन, अव, आ, नी, नीर, निस, दूर, दोस, उप, पारी, परा, प्र, परि, परा, प्र, वि, औ, सु, स, कु, पर, प्रति, सम, भर, बे। मतलब ये इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे उपसर्ग है। अब यहां से देखिए उपसर्ग अर्थ को किस तरह से बदलता है। जैसे एक चीज समझिएगा, आप सिंपल सा कुछ ऐसा शब्द होता है जो कि उसके लगने से ही, अब देखिए जैसे मान, एक शब्द हो गया मान, ठीक है, और इसी में अगर एक शब्द में जोड़ देता हूं अभी, और इसमें जोड़ने के बाद ये बन जाता है अभिमान। तो देखिए मान का अर्थ अलग हो गया, महत्व। आपका कोई मान आदर हुआ, ऐसे मान मतलब महत्व हो गया। और अभिमान का मतलब हो गया घमंड। तो ये अर्थ बदल दिया। ये अर्थ कैसे बदला भाई? अभी शब्द आ करके इस चीज के पूरी तरह से इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। तो क्योंकि बच्चों उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है, उपसर्ग का एक अपना मीनिंग होता है, और वही मीनिंग के वजह से पूरे शब्द का मीनिंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। मैं आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जैसे यहां पर आप देखेंगे अधि, अधि से बना अधिपति, अध्यक्ष। क्वेश्चन जो पूछता है वो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा कि अधिपति में कौन सा उपसर्ग है। तो हमें उपसर्ग कैसे पहचानना है, इसके बारे में समझेंगे। उपसर्ग क्या है ये आप समझ गए कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लग करके पूरी तरह से शब्द के अर्थ को बदल देता है। पहली बात ये हो गया। दूसरा बात ये रहेगा कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं, है ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है बच्चों कि अधिपति में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको मूल शब्द को छोड़ करके जो शब्द बच रहा है स्टार्टिंग का, वही होता है आपका उपसर्ग। क्योंकि उपसर्ग एक शब्दांश है, एक शब्द का अंश है। जैसे मान लीजिए अभिमान, तो अभिमान में मूल शब्द क्या था? मान था। तो मान को छोड़ करके क्या बचा? अभिमान।
अब अधिपति, तो पति के साथ क्या लगा है, अधि, अधिपति, तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। अध्यक्ष, अधि धन अक्ष, अध्यक्ष, मतलब मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि अगर आपको पता करना हो तो आप इसका संधि विच्छेद से भी ये चीज को समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर लिखा है अध्ययन, अध्ययन में अधि वाला अधि शब्द आया है, तब ई का य बनता है, ई का य बनता है। यण संधि में आपको पढ़ाया हूं मैं, उसमें आपको समझाया भी था। तो अधि हो गया। अनु, अनु से अनुक्रम, तो क्रम शब्द में, क्रम शब्द में क्या लग गया, अनु लग गया। क्रम शब्द में अनु जोड़ दिया गया तो बन गया अनुक्रम, है ना। यहां पर देखिए अनुज, 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 अपकर्ष, अपमान, अपिधान, तो ये शुरू के जो शब्द होते हैं बच्चों वही हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस इस पे आप देख सकते हैं कि अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपके पास 4 ऑप्शन है, अ, अव, अवका, अवक, है कि नहीं है, ये है भाई अवकाश। यहां पर फोकस करें, अवकाश, तो शुरू के शब्दों को आप पकड़ लीजिए, अव उपसर्ग से बना है अवकाश, तो यहां पर अव हो जाएगा, ठीक है ना, अव, अव। उसके बाद आप देखेंगे अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिनंदन, तो अभिनंदन में आप नंदन को छोड़िए, नंदन शब्द, नंदन को अगर आप छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा अभिनंदन, अभिनंदन, यही है ना। तो नंदन शब्द के अलावा क्या बचा, अभि शब्द बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अभि उपसर्ग, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, अभि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला, अपलक में निहित उपसर्ग, अपलक में कौन सा उपसर्ग है, अपलक, अपलक, तो पलक के साथ क्या लग गया है, अ लग गया, तो ये हमारा अपलक कहलाने लगा, तो यहाँ पे हमारा अ उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अ उपसर्ग। चीजें क्लियर हो रही है ना। तो इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ और हम लोग कर लेते हैं इसमें, ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव का दे देता हूं आंसर शीट सहित, ताकि आप अपना प्रैक्टिस करिए। समझ आया, चलिए देखेंगे। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, भाई का है तो मूव कर जाते हो। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उप धन अध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष। देखिए उपाध्यक्ष बन गया, तो भाई मूल शब्द को छोड़ने के बाद क्या बचा शुरू में, उप, तो ये हमारा उप, हमारा उपसर्ग सही जवाब हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उपसर्ग के, मतलब उपसर्ग के तहत। उपसर्ग में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव वगैरह पूरा सेट रहेगा, आप चीजों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। देखिए जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप जरा थोड़ा सा इसका दिमाग लगा लो। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार बन जाएगा, तो उपकार ये मूल शब्द हो गया, और ये मूल शब्द को छोड़ करके हमारे पास क्या बचा है, मूल शब्द को छोड़ करके हमारे पास बचा है प्रति, तो ये हमारा प्रति उपसर्ग इसमें सही होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका, उपसर्ग का। तो मैं आशा करता हूं उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। क्या पहचानने का तरीका है, तो शुरू का जो शब्द होता है आप उसे पकड़ लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए। जैसे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अध्यक्ष, देख रहे हैं अध्यक्ष में क्या है, अधिधन अक्ष, अधिधन, अधिधन अक्ष, तो ये अध्यक्ष हो जाएगा। संधि विच्छेद करने आता है तो आप आसानी से उपसर्ग पकड़ सकते हैं। और बिना संधि विच्छेद के भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अनुराग, तो राग के बाद अनु शुरू में लगा ना, अनुराग, तो अनु हो गया उसमें, है ना। तो इसी तरह से उपागम, उपधन आगम, उपागम, तो उप उपसर्ग हो गया। इसी तरह से बच्चों उपसर्ग की पहचान की जा सकती है। मैं आशा करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेते हैं प्रत्यय, कि प्रत्यय क्या होता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के शुरू में आकर के, सबसे पहले आकर के लग जाता है और उसके आने के कारण पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मान। अगर मान शब्द में अभी शब्द अगर हम जोड़ देते हैं तो वो अभिमान हो जाता है। तो मान का अर्थ कुछ अलग हो जाता है और अभिमान का अर्थ कुछ अलग हो जाता है। तो ये अभी शब्द के आने की वजह से पूरे शब्द का ही अर्थ बदल जाता है। अभी शब्द शुरू में लगा है, अतः वो हमारा उपसर्ग होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रत्यय के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सफिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम एक और नाम केमिस्ट्री में देते हैं अनुलग्न। और अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, लग्न मतलब जुड़ जाना, लग जाना, अर्थात जो सबसे पीछे लगा होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, प्रत्यय का मतलब होता है प्रति धन अय। ये जो बना है प्रति और अय, प्रति का अर्थ समझिए किसी के बदले में या किसी के साथ में। आय मतलब आना, आया है आना, आना जो अंत में आता है। ठीक है ना, जो अंत में आता है। चीजों को समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और वैसे भी ये ग्रामर का सबसे छोटा सा हिस्सा माना जाता है। उपसर्ग कहता था कि वो स्टार्टिंग में आता है, किसी शब्द के शुरू में लगता है, लेकिन प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। चीजों को समझना है बच्चों। क्या अगर मैं उसमें कहा था कि उपसर्ग क्या था, तो उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश था जो शुरू में लगता है। किसी भी शब्द के कहां लगता है? शुरू में। जबकि प्रत्यय बिल्कुल उसका उल्टा है, जो सबसे बाद में लगता है, लास्ट में लगता है, अंत में लगता है ना। इस चीजों को ध्यान रखना होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कई सारे प्रत्यय होते हैं, तो प्रत्यय सबसे पहले आसानी से समझ जाओ। प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में आकर के लग जाता है, और इसके भी आने से चीजें बदलेंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उपसर्ग का अपना अर्थ, हाँ, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। इन चीजों को ध्यान रखना है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। प्रत्यय मीनिंगलेस है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उपसर्ग का अपना अर्थ होता था। उपसर्ग शुरू में आके लगता है, प्रत्यय सबसे अंत में आकर के लगता है। उपसर्ग मुख्यतः 22 तरह के पढ़ने होते हैं, लेकिन प्रत्यय में अगर हम बात करते हैं अगर भेद की, तो प्रत्यय का जो भेद होता है वो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, एक होता है बच्चों कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के 2 पित्तर, एक इधर और एक इधर। कृत का मतलब क्या हुआ, तद्धित का मतलब क्या हुआ, इसको समझना होता है। कभी कभी तो पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन, या फिर इसमें कौन सा कृत प्रत्यय है, तो ये समझना होता है। कृत जो धातु के साथ लगता है, क्रिया के साथ, जो धातु के साथ, क्रिया के साथ, जो धातु मतलब क्रिया समझिए, जो क्रिया के साथ लगता है, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, भूलना, ये सब जो होगा अगर, तो उसके साथ अगर कोई प्रत्यय लगा हो तो हम उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। लेकिन धातु के अलावा अगर क्रिया को छोड़ करके बाकी अन्य शब्दों के साथ अगर जो भी प्रत्यय लगता है तो हम उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। धातु में नहीं होना चाहिए, अन्य शब्द के साथ, ये अन्य शब्द के साथ। जैसे मैं आपसे पूछ दिया राष्ट्रीय, तो राष्ट्र के साथ ईय, राष्ट्र के साथ ईय प्रत्यय लगा, ईय अंत में देखना है, अंत में। भूलक्कड़, भूलक्कड़, भूल अक्कड़, अक्कड़। तो यहां पर 2 चीजों को देखो, आप दोनों चीजों को देखो और दोनों में आपको बहुत अंतर मिलेगा। एक भूलक्कड़, तो भूलना क्रिया हो गया, तो यहां पर जो अक्कड़ लगा है ना, भूलक्कड़, अक्कड़, जो अक्कड़ आपने देखा, भूलक्कड़ में भूलना और भूलने के साथ अक्कड़ लगा है, तो ये जो अक्कड़ कहलाएगा ये हमारा कृत प्रत्यय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक शब्द के साथ है। वो शब्द कैसा था? धातु के साथ था।
धातु या फिर क्रिया के साथ जो भी शब्द जुड़े होते हैं वो प्रत्यय हमारा कहलाएगा बच्चों कृत प्रत्यय। लेकिन मैं अगर राष्ट्र की बात करूं, राष्ट्र के साथ ईय जुड़ा था, राष्ट्रीय, तो राष्ट्र कोई धातु और क्रिया नहीं है, ये तो राष्ट्र, समझ आ रहा है ना। तो राष्ट्र हमारा धातु नहीं है, तो उसके साथ जो हमारा ईय प्रत्यय लगा है ना वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में जरूर आ गया होगा। गाना, अब गाना में गा और ना, गा के साथ क्या लग गया ना, तो यहां पर जो ना प्रत्यय दिख रहा है आपको, जो सबसे लास्ट में लगता हो ना, जो प्रत्यय आप देख रहे हैं ना, वो क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, है ना। भूलक्कड़, राष्ट्रीय, ये सारी चीजें होती है। खाऊ, खा धन आऊ, तो खा, खाना, खा क्रिया हो गया, धातु हो गया, उसके साथ आऊ प्रत्यय लगा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो कृत और तद्धित आप समझ गए होंगे। कृत और तद्धित में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं है ना तद्धित प्रत्यय में और कृत में। हाँ जी, जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं खेती, तो खेती में आप क्या करोगे, खेत के साथ बड़ी वाली ई मिला दोगे, खेत में बड़ी वाली ई जुड़ गया तो खेती बन गया। अब खेत हमारा क्रिया थोड़ी है, खेत हमारा क्रिया तो है नहीं, खेत के साथ प्रत्यय ई लगा है तो भैया ये तो तद्धित कहलाएगा, क्योंकि क्रिया के साथ अगर कोई आएगा ना तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा। दुश्मनी अगर मैं आपसे पूछ दूं तो दुश्मनी, दुश्मन के साथ ई प्रत्यय आया है तो दुश्मन तो क्रिया है नहीं, तो दुश्मन के साथ अगर ई प्रत्यय आ गया तो हमारा ई जो प्रत्यय है ना वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। चीजें क्लियर हो गई। लोहा, क्या है, लोहा है, लोहा में आर लगा दिया तो बन गया ये लोहार। क्या बन गया बच्चों, लोहार बन गया, लोहार। सोना के साथ में अगर आर लगा देता हूं तो ये है सोनार। तो आप देखो लोहा, लोहा हमारा धातु और क्रिया नहीं है, सोना हमारा धातु और क्रिया नहीं है, सब संज्ञा है। तो धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ अगर हमारा जो प्रत्यय आता है ना तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और प्रत्यय चुनने का सबसे अच्छा तरीका और ट्रिक समझिए क्या, कि सबसे अंत वाले शब्दों को पकड़ो, मूल शब्द को निकाल दो। जैसे हमारे पास लोहार था, लोहार शब्द था हमारे पास, तो हमने लोहार में लोहा धन आर, तो मूल शब्द हमने लोहा निकाल दिया और बच गया आर, तो लोहा के साथ आर लोहार हो गया। तो इसमें प्रत्यय क्या है, आर है। तो ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा है, 4 ऑप्शन रहेगा, आप उसे आसानी से चुन करके समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और इसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है पीडीएफ के रूप में, उसे भी आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।